राणा सांगा के साथ लड़े। और इस भीड़ में कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध थे। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ का राव गंगा अपने बेटे मालदेव के साथ वहां लड़ने गया। और एक आप पढ़ते हो बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी नींव रखने वाला व्यक्ति अशोक परमार भरतपुर कस्बे का, वो भी उस युद्ध में लड़ने गया। बीरम देव उस युद्ध में लड़ने गया। बहुत नाम थे, लेकिन अब बात यह है बीरम देव कौन। अब घटना मैंने कल बताई थी। जयमल चचेरा भाई था मीरा का और बीरम देव चाचा था मीरा का। बिसात बिछी और अब ये आमने सामने हुए एक मैदान में, जिसको खनवा कहते हैं या जिसको इतिहास में खानवा कहते हैं। आगरा से 45 मील दूर और हमारे भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है खानवा। वहां पर आमने सामने हो गए। अब मैंने तुलगमा पद्धति क्या होती है कल बताई थी। बिसात बिछ गई और बाबर और राणा सांगा सामने आमने थे। और अब दो छोटे से बारीक प्रश्न, राणा सांगा के साथ दो मुसलमान भी लड़ रहे थे, ये बारीक प्रश्न है। और वो मुसलमान थे इब्राहिम लोदी का भाई, जिसका नाम था महमूद लोदी, और एक व्यक्ति था जो उसकी सेना में सेनापति था, जिसका नाम था हसन खां मेवाती। दो मुसलमान जो राणा की सेना में लड़ रहे थे। आमना सामना हुआ और बाबर तो लिखता है कि युद्ध एक दिन में खत्म हो गया। शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले राणा हार गया। लेकिन अब दो विद्वानों ने अलग बात कह दी। एल श्रीवास्तव कहते हैं युद्ध 20 घंटे चला और वीडी महाजन कहते हैं युद्ध 10 घंटे चला। 10 घंटे वाली बात मुझे ज़्यादा उचित लगती है, बाबर के साथ मिलती है। शाम होने से पहले राणा सांगा घायल हुए, मैदान छोड़ दिया गया। घायल राणा सांगा को दौसा ले जाया गया, बसवा, और वहाँ पर उनका इलाज किया गया। राणा अभी घायल ही थे कि राणा को एक और खबर मिली कि बाबर ने आगे बढ़कर, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया है। और वो उसका मित्र था राणा सांगा का। राणा ने कहा मैं लड़ने जाऊंगा, लेकिन उसके साथियों ने कहा अब बाबर से लड़ने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि खानवा जीतने के बाद, पानीपत जीतने के बाद बाबर की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई है, उसकी सेना बहुत हो गई है। और अब वो तो नहीं माना, वो जिद्दी था, और आखिरकार राणा के ही साथियों ने राणा को जहर दे दी। इस तरह से ये मत समझना कि राणा सांगा खानवा के मैदान में ही लड़ता हुआ मारा गया। वो मरा बहुत बाद में। 30 जनवरी 1528 को राणा को कालपी में जहर दिया गया उत्तर प्रदेश में, और मरे हुए राणा सांगा को मांडलगढ़ लाया गया भीलवाड़ा में। दोबारा बता दूं, उत्तर प्रदेश में कालपी में उनको जहर दिया गया उनके सामंतों के द्वारा। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मौत हुई। उनके शव को मांडलगढ़ लाया गया भीलवाड़ा में, वहीं उनकी छतरी है, छोटा सा स्मारक है उस महान सपूत का। और इस तरह से बाबर ने हिंदुओं के एक सपने को चकनाचूर कर दिया, और अब वो न केवल दिल्ली और आगरा का बादशाह था, अब वो पूरे उत्तर भारत का बादशाह, और अब पूरी तरह से मुगल सत्ता भारत में छा गई थी। दो छोटे छोटे युद्ध और हैं उसके, जो यहाँ महत्वपूर्ण है। ज़्यादा कहानी नहीं है, पर वो कहानी मैं आपको यूँ समझाऊंगा तभी बात पता लगेगी। अभी मैंने एक नाम लिया था, मेदिनी राय। कौन था मेदिनी राय? अब एक बात याद रहे, मैंने जिस दिन बाबर शुरू किया था, मैंने एक रियासत का नाम लिया था, मालवा। सांगा का समकालीन शासक था मालवा में महमूद खलजी सेकंड, ये याद रखना है। कुंभा के काल में प्रथम, सांगा के काल में सेकंड। महमूद खलजी को गद्दी पर बैठाने में मेदिनी राय नामक राजपूत का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए महमूद खलजी उसका उपकार मानता था। लेकिन बात फिर वही, पूरे राज्य का शासन महमूद खलजी नहीं चलाता था, मेदिनी राय ही चलाता था। इसलिए उसके मुसलमान भाइयों में ईर्ष्या हुई, उन्होंने इसके कान भरे महमूद के, और उसने मेदिनी राय को अपने राज्य से निकाल दिया। जब उसको निकाल दिया, वो निराश हुआ, किसकी शरण में आया? राणा सांगा की। सांगा ने उसे एक जागीर दे दी, जिस जागीर का नाम था गागरोन की जागीर। जैसे ही उसको गागरोन दिया, नाराज कौन हो गया? महमूद खलजी। महमूद खलजी ने 1519 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण कर दिया, और मेदिनी राय मदद मांगने फिर आ गया, किसके पास? राणा सांगा के पास। सांगा ने गागरोन की लड़ाई लड़ी, महमूद खलजी को पराजित ही नहीं किया, उसको बंदी भी बना लिया। पर जैसी मेवाड़ियों की पुरानी परंपरा है, 6 महीने उसका इलाज कराया और उसे छोड़ दिया। अब ये बात अपने आप में बहुत विलक्षण थी। अब मेदिनी राय बन गया उसका मित्र, और बाबर ने आगे बढ़कर मेदिनी राय पर आक्रमण किया।
क्यों? यही मेदिनी राय खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़ने भी गया था, इसलिए बाबर दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा था। और अगले ही वर्ष 29 जनवरी को बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय, मध्य प्रदेश, उस पर आक्रमण किया और मेदिनी राय ज्यादा समय नहीं लड़ सका और वो मारा गया। इस तरह एक और राजपूत का पत्ता कट गया और अब बाबर के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। जो महमूद लोदी का नाम मैंने अभी लिया, ये वहां से खानवा के युद्ध से बचकर भाग गया था, जिंदा बच गया था। जो कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। और ये चला गया एक ऐसे व्यक्ति के पास, जगह का नाम था बिहार, और जो व्यक्ति इसके साथ मदद कर रहा था उसका नाम था नुसरत खां। या ये बात छोटी सी है, जब आप पढ़ते हो इस पर गौर नहीं करते। महमूद लोदी तो पढ़ लेते हो आप, क्यों बिहार में चला गया और उसने बाबर के खिलाफ जाकर संगठन बना लिया। जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था बंगाल का शासक नुसरत खां। और अब याद रहे, अब जो युद्ध बाबर लड़ने जा रहा है, जिसको आप कहते हो घाघरा का युद्ध, चौथा युद्ध उसका, घाघरा नदी के तट पर, उस युद्ध की एक खास बात यह भी है कि उस युद्ध के समय एक महान सैनिक जिसका नाम था फरीद शेर शाह, वो मुगलों की सेना में था और बाबर का बड़ा विश्वास पात्र भी था। और उसी समय शेर शाह ने एक बात कही थी, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुगलों की सेना की अनुशासनहीनता को बेहतर जानता है। अब घटना क्या घटी? बाबर ने आगे बढ़कर इस पर आक्रमण कर दिया और वो तारीख थी 6 मई 1529। ये थी 29 जनवरी 1528। एक साल और एक युद्ध। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में महमूद लोदी तो हार ही गया, वो तो बात हो ही गई कंप्लीट। लेकिन संधि करने के लिए किसे मजबूर किया बाबर ने? नुसरत खां को। और इस संधि में एक बात कही गई कि अब आप अफगानों की मदद नहीं करोगे। अफगान कौन? लोदी दूसरा अफगान साम्राज्य था। बात ये, नुसरत खां को एक और बात के लिए दबाव दिया गया कि आप शेर खां को अपना मंत्री नियुक्त करोगे, और उसने कर लिया। वहां जाकर शेर खां ने अपना अलग अस्तित्व बना लिया और एक दिन मुगलों के ही सामने वो खड़ा हो गया। अब ये घटना थी बाबर के जीवन की। 4 युद्ध उसने लड़े, चारों युद्धों में वो विजेता रहा। लेकिन अब बाकी की घटना तो मैं आगे बात करूंगा। ठीक इसी समय कहते हैं, किंवदंती सुनाता हूं जो प्रसिद्ध है पर मानी नहीं जाती। कहते हैं इन्हीं दिनों में 1530 ईस्वी में बाबर का बेटा हुमायूं बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार, ख्वारिज़्म में था। वहां से उसको बुलाया गया, चारपाई पकड़ ली हुमायूं ने, 6 महीने तक चारपाई पे पड़ा रहा। सारे ज्योतिषियों ने, सारे वैद्य ने इलाज करके देख लिया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो एक ज्योतिषी ने एक बात कही, अगर कोई इसका सबसे अजीज इसकी बीमारी को अपने ऊपर ले ले तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उसको उसके बदले में जान देनी होगी, बीमार होना होगा। कहते हैं बाबर ने उसकी चारपाई की और परिक्रमा करी, आनी लिया और उसने संकल्प किया। और कहते हैं बाबर उस दिन के बाद बीमार होना शुरू हो गया और हुमायूं उस दिन से ठीक होना शुरू हो गया। और इस तरह बाबर दुनिया से चल बसा 26 दिसंबर 1530 को। लेकिन अब इस कहानी को बहुत से विद्वान मानते भी नहीं। वो इसलिए कहते हैं कि हुमायूं के ठीक होने के बाद भी बाबर कुछ दिन तक जिंदा रहा था, इसलिए वो इस बात को नहीं मानते। चलो खैर, ये माने ना माने, कुल मिलाकर बात इतनी है, हुमायूं बीमार जरूर हुआ था, ये बात सब मानते हैं। तो खैर, बाबर 26 दिसंबर 1530 को मर गया। और अब एक घटना बहुत प्रसिद्ध है जिससे आपको याद रखना है। 2 नाम, बाबर का एक बहनोई, बाबर का बहनोई जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। ये 2 नाम याद रखने, ये ऐसी बात नहीं है जिनको आप थोड़ा सा लापरवाही से पढ़ें, लेकिन इनका नाम यहाँ जरूर याद रखें। बाबर का वजीर, बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा, बहुत प्रसिद्ध नाम। और एक नाम और, निजामुद्दीन अली खलीफा। आप निजामुद्दीन नाम याद रखें, निजामुद्दीन अली खलीफा पूरा नाम। और जो उसका बहनोई था बाबर का, जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। उसको पढ़ने से पहले एक बात याद रखें, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होती है और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है।
पर अभी हुमायूं के राज्याभिषेक की बात करने के बाद अलग बात करूंगा। इन 4 दिनों में एक षड्यंत्र रचा है बाबर के बहनोई के द्वारा कि गद्दी पर हुमायूं को नहीं बैठाते, हुमायूं योग्य नहीं है। और गद्दी पर किसे बैठाने का प्लान किया गया? मेहंदी ख्वाजा को। किसके साथ मिलकर? निजामुद्दीन के साथ मिलकर। दोनों ने प्लान कर लिया और एक दिन शाम को निजामुद्दीन अली मेहंदी ख्वाजा के घर पहुंचा। मेहंदी ख्वाजा शराब पिए हुए था। अब अक्सर ही शराब पीने के बाद लोग सच बोल देते हैं, यही तो गड़बड़ है। निजामुद्दीन ने पूछा, जब आप बादशाह बन जाओगे तो आपका पहला काम क्या होगा? उसने कहा, तेरे को फांसी चढ़ाऊंगा। मामला खराब हो गया, योजना फेल हो गई। इसने पोल खोल दी और आखिरकार 4 दिन के षड्यंत्र के बाद गद्दी किसे मिल गई? हुमायूं को। ये छोटा सा षड्यंत्र है, पेपरों में आता है कि बाबर के मरने के बाद गद्दी पर बैठने के लिए षड्यंत्र किसने रचा था? ये नाम किसके साथ मिलकर? निजामुद्दीन के साथ मिलकर। अब अभी हुमायूं पे बात नहीं करेंगे, अब बहुत कुछ बाकी है बाबर में, जहां से प्रश्न आते हैं। बाबर मर गया और बाबर को एक बार आगरा में ही उसी के बनाए हुए बाग में दफना दिया गया, जिसका नाम था नूर अफगन या नूर अफगन। एक नाम इसका और भी है, आराम बाग, जो कहां पर था? आगरा में दफना दिया गया। लेकिन बाबर ने जो चाहा था कि मुझे कहां दफनाया जाए? काबुल में। और काबुल में भी उसने एक बाग बनाया था, उसमें छोटी सी मस्जिद थी और उस बाग का नाम था बाग ए बाबर, ये याद रहे। और बाबर का मतलब होता है शेर, सिंह, टाइगर। बाबर को अपनी चाही गई जगह पे काबुल में बाग ए बाबर में दफनाया गया। काबुली बाग, काबुल के बाग में दफनाया गया। पहले दफनाया गया था नूर अफगान या आराम बाग। तो याद रहे, बाबर का ये जो बाग था पूरे ज्यामितीय डिजाइन के आधार पर बना हुआ था, गणित के नियमों के आधार पर बना हुआ था, आराम बाग, ये याद रखना। बाबर तो मर गया, काबुल में दफनाया गया, लेकिन अब बाबर की कुछ उपलब्धियां, जिसके बारे में एक चीज पे तो पहले जिक्र करूं कि बाबर एक ऐसा व्यक्ति जो एक लेखक भी था। मैंने कल एक बात कही थी कि बाबर इतना शक्तिशाली इंसान था, 2 लोगों को अपनी बगल में दबाकर दौड़ सकता था अपने किले के ऊपर, इतना ताकतवर आदमी। और एक तो आपके आरे की गाइड तो कहती है कि उसने गंगा नदी को तैर कर पार किया था। उसने अपने साम्राज्य में आने वाली सारी नदियों को तैर कर पार किया था, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। एक बार बात अड़ी की आ गई, अड़ गए तो उसने गंगा को भी पार कर दिया, वो सबसे बड़ी थी। थका नहीं, बात यह है जिंदगी के बहुत धक्के उसने सहे थे, थकान नाम की चीज उसके जीवन में ही नहीं थी। अब बाबर जीते जी और भी बहुत कुछ कर गया साहित्य के क्षेत्र में जो किया। पर उससे पहले इलियट महोदय की एक लाइन, इलियट महोदय कहते हैं कि अगर बाबर का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ होता तो ये हेनरी चतुर्थ होता। इतनी शानदार बात कही गई कि अगर बाबर का पालन पोषण इंग्लैंड की परिस्थितियों में हुआ होता तो ये हेनरी चतुर्थ होता। और डॉक्टर स्मिथ ने तो अपने उस समय के, उस काल के एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक घोषित किया है बाबर को, याद रखना। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि बाबर अपने समकालीन राजाओं में एशिया का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और इलियट महोदय कहते हैं अगर इसका लालन पालन इंग्लैंड की परिस्थितियों में हुआ होता तो ये हेनरी चतुर्थ होता। और एक बात और, बाबर ने तुर्की भाषा में पश्तो शैली में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बहुत ही शानदार ग्रंथ, स्टेटमेंट एक एल्फिंस्टन महोदय का कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाया जाने वाला एकमात्र विश्वसनीय ग्रंथ है तुजुक ए बाबरी। एशिया में पाया जाने वाला वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है तुजुक ए बाबरी, जो किसकी आत्मकथा है? बाबर की। लिखी किसने? बाबर ने। लेकिन एक बात और याद रहे, 1519 से लेकर 1524, 1526 से 27 इन घटनाओं का वर्णन उस किताब में नहीं है। पर इसके साथ साथ एक बात और याद रहे, इसी किताब को फारसी में कन्वर्ट करने वाले लोग, 3rd ग्रेड के लिए तो एक ही नाम है, अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन अब नाम कई है। जैन खां, पायंदा खां, अबू तालिब तुर्बाती, 3 लोग और हैं। मीर अबू तालिब तुर्बाती, पहले जैन खां, फिर पायंदा खां, मीर अबू तालिब तुर्बाती, और फिर एक नाम अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने इसको नाम भी दिया बाबर नाम। अब पेपर में प्रश्न आ जाए
बाबरनामा की रचना किसने की? तो उत्तर रहेगा रहीम। लेकिन अगर रहीम ऑप्शन में नहीं है तो फिर उत्तर क्या रहेगा? बाबर, क्योंकि फिर उसका उद्देश्य क्या पूछ रहा है? बाबरनामा मतलब बाबर की आत्मकथा किसने लिखी है, तो फिर उसका उद्देश्य दूसरा है। यूं याद रहे, जैसे एक बार आईएएस में प्रश्न आया, इत्र का आविष्कार किसने किया? तो असमत बेगम ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शन में फिर माना गया सही नूरजहां को, वो निकटतम उत्तर के रूप में मान लिया गया, सही उत्तर तो वो नहीं था। इस तरह से कई बार ये प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि बाबरनामा किसने रचा, तो उसका लेखक है वैसे तो अब्दुल रहीम खान ने खाना, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ही नहीं हो तो फिर उत्तर क्या सही रहेगा? बाबर। अब एक तो ये बात हो गई, अब इतने से ही बात नहीं बनती, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किंग नाम का एक व्यक्ति है, लीडन इसने किया, एरिक्सन ने किया। किंग, लीडन, एरिक्सन तीनों ने अनुवाद किया फारसी से अंग्रेजी में। यह ध्यान रखने की बात है, फारसी से अंग्रेजी में उन्होंने इसका अनुवाद किया। लेकिन एक है श्रीमती बेवरिज महोदय, जो आप पढ़ते हो अपनी छोटी मोटी किताबों में भी लिखा है, बेवरिज महोदय ने भी इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, लेकिन इसने उसका ट्रांसलेशन मूल तुर्की से किया। इसलिए सबसे विश्वसनीय अनुवाद जिसका है उसका नाम क्या है? श्रीमती बेवरिज महोदय। ये नाम याद रखने हैं, मैं लिख देता हूं सारे। जिसने पहला किया उसका नाम किंग्स, लीडन, और एक नाम एरिक्सन, और एक नाम है श्रीमती बेवरिज महोदय, जिसने किससे अनुवाद किया? मूल तुर्की से। और यही सबसे विश्वसनीय माना जाता है कि ओरिजिनल है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है। ये बात याद रखनी है। और अब कुछ ऐसी चीजें जो हम पेपर में अक्सर पाते हैं, जब कल्चर से प्रश्न आ जाते हैं तो फिर मामला बाबर को हम बाहर कर देते हैं, अकबर ही अकबर पढ़ते हैं। अब तुर्की में वो कविताएं लिखा करता था बाबर, जिसको कहते थे दीवान। तुर्की कविताओं का संग्रह दीवान कहलाता, यूं लिखा हुआ आपके किताबों में। अब यहां भी देखिए, फारसी की कविताओं का संग्रह कहलाता था मुबाइया, ये तो हमने पढ़ा है। तुर्की का काव्य संग्रह दीवान, फारसी का कविता संग्रह मुबाइया, और एक लिखने की लिपि, उसने नई लिपि का आविष्कार भी किया था, एक जो लिखता था, और उस लिपि को कहते थे ये रिसाला ए उसज, जिसको ये भी कहते थे खत ए बाबरी। ये याद रहे, दो नाम तो ये प्रसिद्ध हैं। हम तो केवल इनकी कृतियां यूं ही पढ़ लेते हैं कि उसने क्या क्या लिखा, नहीं, यूं पढ़ना है। तुर्की कविताएं दीवान कहलाती हैं, फारसी कविताएं मुबैया कहलाती हैं। एक लिपि दो नामों से जानी गई, रिसाला ए उसज, खत ए बाबरी। अब एक और चीज इसके साथ जोड़िए, ये तो चीजें उसने की भूमि को नापने के लिए भी उसने एक चीज बनाई थी, गज ए बाबरी, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अभी निर्माण और भी हैं। बाबर ऐसा ही नहीं था, बाबर ने तो सिक्के भी चलाए थे। एक का नाम तो था शाहरुख और एक का नाम था बाबरी। और अब बात यह है, शाहरुख नाम का सिक्का ही क्यों? और ये सिक्के तांबे के हैं और चांदी के हैं। शाहरुख नाम का सिक्का कुछ कहता है, एक उसने अपने नाम पे चलाया, एक उसने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर चलाया जिसका वो वंशज था। वंशज किसका था? वो तैमूर का, तैमूर के बेटे का नाम था शाहरुख। इसलिए शाहरुख के नाम पे एक सिक्का चलाया शाहरुख, और एक चलाया कंधार में बाबरी। अब ये हो गया उसका ये काम। अब एक काम और भी है कि उसने कुछ इमारतें बनवाई थी। एक तो हमारे देश में विवाद का कारण है बाबरी मस्जिद, जो उसके एक सेनापति ने बनाई, जिसका नाम था मीर बकी, बहुत प्रसिद्ध नाम। एक उसने बनाया पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, और एक बनाई उसने जामा मस्जिद, जिसको आप कहते हो संभल की जामा मस्जिद। ये है बाबर का जीवन। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अभी दो नाम छोटे छोटे विभागों के भी लूंगा, दोबारा दोहरा दूं। बाबर ने तुर्की में लिखा दीवान, फारसी में लिखी मुबैया,
और एक लिपि खते बाबरी या रिसाला-ए उसज, और उसके बाद आगे बढ़े 2 सिक्के शाहरुख और बाबरी। फिर आगे बढ़े उसके कुछ ऐसे निर्माण, एक गजे बाबरी, बाबरी मस्जिद, मीर बकी ने बनाई, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, एक हम पढ़ चुके हैं नूर अफगन बाग बनाया, एक उसने काबुल में बाग बनाया जहां उसको दफनाया गया। ये बाबर का जीवन था, और बाबर अमर हो गया इतिहास में एक पुस्तक लिखकर जिसका नाम था तुजुके बाबरी। बहुत ही बड़ा ग्रंथ है हमारे इतिहास का। अगर एक पड़ाव हम पीछे चलें तो अल बेरूनी बहुत प्रसिद्ध है, जो महमूद गजनवी के साथ आया था और जिसने एक पुस्तक लिखी थी, अबू रेहान अल मोहम्मद अल बेरूनी, जिसने लिखा था तहकीक ए हिंद, जिसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो नेहरू जी की किताब के जैसा इनाम आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद की खोज। वो ऐसा व्यक्ति था जिसको संस्कृत का भी ज्ञान था। अरबी यात्रियों में पहला था जिसको संस्कृत आती थी। पतंजलि का योग वशिष्ठ भी उसने पढ़ा था, उसने पाणिनि की अष्टाध्यायी को भी पढ़ा था, और पढ़ने के लिए काशी गया था। ये बात हम जीके में पढ़ते हैं। और उसी तरह एक अगला नाम आता है बाबर का, जिसकी किताब है तुजुके बाबरी। अब आते हैं हम हुमायूं पे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को माहम बेगम के गर्भ से हुआ, और ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। काबुल में हाँ, ये याद रहे, बाबर को कलंदर भी कहते हैं, बात मैंने कर दी थी कल, कि जब उसने पानीपत जीता था, जितना धन उसने लूटा था उस लोदियों का सारा जनता में बांट दिया, इसलिए लोग उसे कलंदर कहते थे। पर हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था बाबर का। हुमायूं के बाद जो छोटा बेटा था उसका नाम था कामरान, उससे छोटा बेटा अस्करी, और सबसे छोटा बेटा जिंदा। अब ये ध्यान रखना है, ये दोनों जिस मां से पैदा हुए, गुलरुख बेगम, और ये थी दिलदार बेगम जिससे ये पैदा हुए, और ये जिसके गर्भ से पैदा हुआ उसका नाम था माहम बेगम। सबसे बड़ा था हुमायूं। गद्दी पर बैठाने से पहले बाबर मर गया था। ये मत समझना, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए हुमायूं के जीवन से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए और एक गलत कथन बताइए, और उसमें लिखा मिल जाए बाबर गद्दी हुमायूं को दे के गया था, तो ये उत्तर गलत होगा, सही नहीं होगा। अगर वो गद्दी दे के मरता तो षड्यंत्र क्यों रचा जाता। और एक समस्या मुगलों की कमी हमेशा याद रखना, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव था। जैसे ही एक शासक मरता था उसके बाद उसके बच्चे गद्दी को पाने के लिए लड़ाई करते थे, और उस लड़ाई में एक और गड़बड़ होती थी, दरबार का जो अमीर वर्ग होता था वो भी बंट जाता था, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ, और इससे फायदा मिलता बाहरी ताकतों को। और इसी तरह से औरंगजेब के बाद घटनाएं घटी थी, और आप एक नाम इतिहास में पढ़ते हो, सैयद बंधु सैयद मोहम्मद अली और उबैदुल्ला खान, जिनके हाथों की कठपुतली बन गए, फर्रुख सियर जैसे लोग, जहांगीर शाह जैसे लोग, और बहुत बड़ी घटना है। तो यहाँ एक बात और कर दूं, हुमायूं बाबर मरने से पहले हुमायूं को एक बात जरूर कह के मरा था, शासक के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में बेटे को एक संदेश दिया था कि अपने इन भाइयों का ध्यान रखना। इसलिए बाबर एक अच्छा, हुमायूं एक अच्छा भाई तो बन पाया पूरे जीवन में, अच्छा शासक वो नहीं बन पाया। हुमायूं बहुत सारे षड्यंत्रों के बाद गद्दी पर तो बैठ गया। जैसे गद्दी पर बैठ गया उसने अपने भाइयों का खूब ख्याल रखा, और ख्याल भी कुछ ऐसा कि उसके भाइयों ने बहुत बार उसको मौत के मुंह तक भी पहुंचा दिया, पर वो उसको हमेशा ही माफ करता रहा। आखिरकार एक एक को अंधा कर करके फिर मक्का भेजा गया, किसी को कहीं मारा गया, कोई उसका साथ छोड़ गया। लेकिन अभी ये पढ़ने से पहले हुमायूं के जीवन का वो हिस्सा हमें पढ़ना है जिसके बारे में आप पढ़ते हो, हुमायूं को राज्याभिषेक, राज्य नहीं मिला था, कांटों का ताज मिला था। और कांटों का ताज क्या मिला था, वो 2 जगहों में पढ़ते हो। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां क्या थी, उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या करना था उसे, और वो हम 2 भागों में बांटते हैं, आसान करके पढ़ना है। एक तो वो कठिनाइयां जो उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी, एक वो कठिनाइयां जो उसने अपनी मूर्खता से खड़ी कर ली थी। तो हुमायूं को पढ़ते वक्त हम पहले ये बात बाद में पढ़ूंगा कि उसने उसके भाइयों को कौन कौन सा हिस्सा साम्राज्य का दिया। पहले ये हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसकी कठिनाइयां क्या थी। एक तो वो कठिनाइयां जो किसने दी थी, बाबर ने विरासत में, और एक उसकी क्या हम लिखते हैं स्वयं की भूलें जो उसने खुद अपने लिए खड़ी कर ली। इसलिए एक बात कहूं लेन पूल महोदय की, जो आप तो एक एंड में पढ़ते हो, वो लिखते हैं कि हुमायूं की दुर्बलता का कारण
उसकी सुंदर पर विवेक रहित दयालुता थी। लेनपुल कहते हैं कि उसकी दुर्बलता का एक और कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। लोगों को पुरस्कार बहुत देता था, और वो धन अगर अपने दुश्मनों पर खर्च किया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती। वो धन वो लूटता और अपने ही चाकरों में, अपने ही मित्रों में बांट देता। व्यक्ति के तौर पर बहुत अच्छा आदमी था, धर्मनिष्ठ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, उदार हृदय, हर जगह मिलनसार था। लेकिन इस समय दिल्ली को मिलनसार आदमी की जरूरत नहीं थी। दिल्ली को उस आदमी की जरूरत थी जो अपनी तलवार के बल पर अपनी सेना पर नियंत्रण रख सके और उस जनता को अपने गुलाम बना के रख सके जो अभी उसके पूर्वज ने थोड़े ही समय पहले बलात् अधिकार करी थी। वो उसका लोहा मानने को तैयार थी। बाबर का तो माना, लेकिन उसके गुलाम होने को तैयार ही नहीं, इसलिए समस्या हो गई थी। बाबर जैसा व्यक्ति अभी मुगल शासन में फिट नहीं बैठता, हुमायूं जैसा व्यक्ति मुगल राजनीति में अभी फिट नहीं बैठता था, इसीलिए गड़बड़ हो गई। इसने विरासत में क्या दिया? एक लाइन जिसको आप कहते हो असंगठित साम्राज्य। संगठित कैसे? एक लाइन में उत्तर है, बाबर विजय पर विजय तो करता गया लेकिन उसको संगठित नहीं कर सका। जीत के जाता, पीछे फिर वो अलग हो जाते, जीत के जाता फिर अलग हो जाते। इसलिए बाबर ने विजय तो की लेकिन उसको एक निश्चित रूप नहीं दे पाया अपने साम्राज्य को, और वो समस्याएं किसके सामने आ गई? हुमायूं के। एक बात। दूसरी विरासत उसने दी ये रिक्त राजकोष। और अब आप जानते हो जब युद्ध लड़ने हो तो पैसे की जरूरत तो पड़ती है, और पैसा जितना वो लूटता वो सारा किस पर खर्च कर देता? युद्धों पर। और बाबर ने भी पैसा बहुत बांटा था लोगों में, इसलिए उसकी एक उपाधि भी मैंने ली अभी, कलंदर। तो इसलिए बाबर ने मुक्त हस्त लोगों को दान किया और बची खुची कसर हुमायूं ने निकाल ली। खूब सारा दान किया। रिक्त राजकोष जो पहले से रिक्त था उसके ऊपर और वजन पड़ गया, और उसके आगामी अभियानों के लिए उसके पास धन अब नहीं था। तीसरी चीज, मैं एक शब्द उसको मैं ही देता हूं, किताब तो नहीं, पुनर्विजय। जिनको उसने जीता था बाबर ने, अब उनको दोबारा जीतना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बाबर मर गया वो आजाद हो गए। मेवाड़ आजाद हो गया। मेवाड़ में तो उदय सिंह गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन हुमायूं उसको भी विजय नहीं कर पाया। इधर शेर शाह तैयार हो गया था, फिर बिहार तैयार हो गया था, उधर बहादुर शाह गुजरात में सिर उठाए खड़ा था। तो बाबर ने जिसको जीता था उसको सारी की सारी विजय अब दोबारा दोहरानी थी, तभी वो उसके नीचे आएंगे। इसलिए पुनर्विजय करनी पड़ी हुमायूं को, और ये काम करने की उसमें ताकत नहीं थी। ये तीन घटनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। और अब इसने क्या गलती की? आधी बातें तो आ गई। एक गलती तो थी उसकी दानशीलता। दूसरा टॉपिक था भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। ये दो टॉपिक, यही सारी बात पूरी कर देंगे। दानशीलता, दान देने की आदत थी, पुरस्कार देने की आदत थी, राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भाइयों में साम्राज्य का विभाजन। और अब आप क्या पढ़कर आए हो? कामरान को मिला काबुल और कंधार। सवाल ये नहीं कि कामरान को काबुल और कंधार मिल गया, सवाल ये इसका नुकसान हुमायूं को क्या हो? बात ये है, नुकसान ये, अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी किस्म के सैनिक मुगलों को कहां से आते थे? कंधार से आते थे। अब हिंदुस्तान और कंधार के बीच में कौन बैठ गया? कामरान। और वो रास्ता हो गया ब्लॉक, और इस तरह से दो नुकसान हुए। अच्छे सैनिक मिलने बंद हो गए, अच्छी नस्ल के घोड़े मिलने बंद हो गए, और एक काम और गड़बड़ हो गया। बाबर ने कंधार को जीता था, और वो कंधार अब मुगलों के हिस्से से अब बाहर हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा था। वहां कामरान वो कहता था कि मैं तो दिल्ली का बादशाह हूं, हुमायूं थोड़ी बादशाह, वो अपनी दुनिया अलग बसाए बैठा था। इसलिए कामरान ने तो हुमायूं को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये आपको याद रखना। बाकी तो नॉर्मल है, आप पढ़ते हो। जिन लोगों को दिया गया, अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात की जागीर दी गई, राजस्थान में अलवर की, और उनमें सबसे ज्यादा नुकसान कामरान को कंधार देने से हुआ। अब आती है बात, कहानी शुरू करते हैं। हुमायूं गद्दी पर बैठा, अपने भाइयों में साम्राज्य विभाजन का भूल की। अब अपने एक चर्चा बात पर और करते हैं। हुमायूं को क्या करना चाहिए था? अपने भाइयों का ध्यान ही तो रखना था, पिता ने यही तो कहा था। क्या ध्यान ऐसे रखा जाता था कि अपने भाइयों को साम्राज्य में बांट दो, साम्राज्य दे दो, और वही आपके विरोध में खड़े हो गए? उसको क्या करना चाहिए था कि वो इन पर नजर भी रख सकता और बाबर की बात भी पूरी हो जाती। तो करना उसे ये चाहिए था,
उनको ऊंचे पद दे देता, लेकिन रखता कहाँ? अपने दरबार में, अपने सामने रखता, ताकि कोई भी षड्यंत्र होता तो उसके बारे में उसको पहले जानकारी मिल जाती। लेकिन हुमायूं ने ऐसी मूर्खता दिखाई, जिन जिन को जहाँ जहाँ दिया गया उसने वहीं अपने नाम के खुतबे पढ़वा दिए और वो स्वतंत्र हो गया और अकेला बच गया दिल्ली में, या यूं कहूँ आगरा में हुमायूं। अब बात ये, एक हुमायूं ने गड़बड़ी ये करी, एक तो पैसा था नहीं, एक बात मैं उसकी रचनात्मक प्रतिभा की यही कर दूं, उसने एक किला बनवाया था दीन पना, उस पर बेतहाशा खर्च किया। और उन परिस्थितियों में जब हुमायूं बाहरी खतरों से बिल्कुल अनजान बैठा है, और कहते हैं कि जब हुमायूं को जरूरत थी, दुश्मन सिर पे था, और उस समय हुमायूं रंगरलियों में डूबा हुआ था, और हुमायूं ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, और उसने इसी उधेड़पन में अपने जीवन का ध्यान शुरू किया। और उसने सबसे पहले 1531 में एक दुर्ग को घेर लिया जिसका नाम था कालिंजर। मैं पहले सारे नाम लिख दूं, और ये कहानी आप जैसे पढ़ते हो एक एक नहीं, मैं एक ही कहानी पकड़ूंगा और सारों को जोड़ दूंगा भी किसने अभियान कैसे किया और कौन किसका मित्र था। 31 में कालिंजर, 1532 में चुनारगढ़ का घेरा, ये जानना है। जैसे ही 1532 हुआ, इसी साल में एक चीज और लिख रहा हूं, 1532-34 में दोहरिया का युद्ध। आपने जो पढ़ा मैं एक बार सारा ही लिख रहा हूं। और अब इसके बाद एक ऐसी घटना, 1537 में चुनार का दूसरा घेरा, और अब आता है 1539 में चौसा का युद्ध, और फिर आता है 1540 में कन्नौज की लड़ाई, और फिर एक नाम दर दर भटकता हुमायूं। यह है उसके जीवन का एक पड़ाव। इसीलिए हुमायूं का जब आप टाइम लिखते हो, उसने कब से कब तक शासन किया, 1530 से 1540, और 1555 से 1556, यहाँ वो सिर्फ 6 महीने शासक बना, और आखिरकार एक दिन अपने ही बनाए हुए महल की सीढ़ियों से गिरकर वो मर गया। दीन पनाह के पुस्तकालय से उतर रहा था नमाज पढ़ने के लिए, और उसका पैर फिसला और गिर गया, और जैसे तैसे इस दुनिया से आजाद हो गया। इसीलिए लेनपुल ने कहा, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही दुनिया से चला गया। अब इन चीजों पर उसके कुछ जीवन के बहुत बड़े अभियान। कालिंजर का दुर्ग, बहुत अभेद दुर्ग, यहाँ के शासक का नाम याद रखना है, प्रताप रुद्र। अब घटना एक से चालू करेंगे और पूरी बात, सन पे इतनी बात आपको फोकस नहीं करनी होती, जिनको लगे कि बहुत घटना दिक्कत होती तो ये दो, ये याद रखें, बस यही बात। ये है कालिंजर घेरा, प्रताप रुद्र को घेर लिया। प्रताप रुद्र मित्र था शेरशाह का। अब देखो ये घटना जोड़ो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जब ये उसको घेरेगा हुमायूं प्रताप रुद्र को, शेरशाह सीधी मदद तो करने उसके आया नहीं, क्योंकि हुमायूं को वो दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। अभी उसने किस पर दबाव बढ़ाया, तो हुमायूं फंस गया। हुमायूं को वहां का घेरा उठाना पड़ा, बगावत होने लगी, चुनार उसके हाथ से निकलने लगा, तो वो चुपचाप 4-5 महीने लड़ाई करता रहा और संधि करके चला गया। ये उसका नुकसान था। ये घटना आपने सबने पढ़ी, हम चर्चा क्या कर रहे हैं। हुमायूं ने बहुत समय वेस्ट किया, बहुत पैसा लगाया, जब जीत हासिल होने वाली थी तो संधि करके चला गया। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? संधि ना करता, हरा देता, लूट लेता, कुछ पैसा मिलता, दुर्ग भी हिस्से में आता, वो भी नहीं आया। और उसने एक मित्र को छोड़ दिया। किसके मित्र को छोड़ दिया? शेरशाह के मित्र को छोड़ दिया। आगे बढ़ा, चुनार को घेर लिया। शेरशाह बहुत होशियार आदमी था। जैसे ही बिहार में चुनारगढ़ के दुर्ग को घेरा गया, शेरशाह ने अपना सारा खजाना वहां से ट्रांसफर कर दिया और झेलम नदी के तट पर बने हुए रोहतासगढ़ के दुर्ग में जाके रख दिया, और अपने बेटे कुतुब खान को वहां छोड़ गया कि तू इसको रोक के रख, थोड़ा उलझा के रख। वो निकल गया, खजाना वहां पहुंचा दिया, खुद बंगाल चला गया। अब कहानी एक के साथ ही जोड़ रहा हूं मैं। पहला कालिंजर, वहां से बढ़ा आगे चुनार, चुनार से शेरशाह खजाना रोहतास पहुंचा दिया, खुद कहां चला गया? गौड़। गौड़ से मेरा मतलब बंगाल, वहां चला गया। कुतुब खां हार गया, हुमायूं के साथ उसने संधि कर ली, उसके दरबार में चला गया। लेकिन हुमायूं ने पीछा किया किसका? शेरशाह का। कहां चला गया? बंगाल चला गया। शेरशाह एक बार हुमायूं वहां रुका चुनारगढ़ में, कई दिन दारू पीता रहा, वहां बैठा रहा। उसने उसके बेटे को हरा लिया था। इतने में शेरशाह को ताकतवर होने का अवसर मिल चुका था। और जब इसी बीच एक घटना घटी,
इससे पहले कि हुमायूं शेर शाह से लड़ता, ये घटना बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी महमूद लोदी जिंदा था, वो मरा नहीं था। कौन महमूद लोदी? इब्राहिम लोदी का भाई। वो आ गया, जौनपुर आ गया वो, और उत्तर प्रदेश में आकर उसने बांका गांव के पास एक लड़ाई लड़ी, दोहरिया के पास। हुमायूं ने उसको पराजित किया, वो भाग गया। फिर इससे चलो निजात मिली। अब जो बात कर रहा हूं यहां, इससे निजात पाने के बाद हुमायूं फिर चला कहां? बंगाल की ओर। किसके पीछे? शेर शाह के। और शेर शाह फिर होशियारी कर गया, उसने बंगाल खाली कर दिया। वो पीछे हटता चला गया और हुमायूं उसके पीछे जाता गया, अपनी राजधानी से दूर होता गया। शेर शाह ने बंगाल को निकलने से पहले उजाड़ दिया। क्यों उजाड़ा? कि हुमायूं आए, राजधानी से दूर हो जाए 1000 मील, और उसको खाने को कुछ नहीं मिले। रसद सामग्री उजाड़ कर चला गया और खुद वापस वहां से निकला और गंगा के तट पर चौसा के पास आकर रुक गया। हुमायूं को क्या करना चाहिए था? पीछा छोड़ना नहीं चाहिए था, आते रहना चाहिए था उसके पीछे। हुमायूं गौड़ में रुका, शराब पिए, 6 महीने मस्ती करी, और वहां गौड़ का नाम बदला और जन्नताबाद रख दिया। बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा उसने। लेकिन 6 महीने बाद होश आया और चला अपनी राजधानी की ओर। जब चला तो उसने उस रास्ते को अपनाया जिसको आज जीटी रोड कहते हैं, और जीटी रोड सीधे किसके अधिकार में आती थी? शेर शाह के। और उसके एक बहुत करीबी मित्र जिसको आप बैराम खां कहते हैं, उसको सलाह दी, ये रास्ता शेर शाह के अधिकार में पड़ता है, उसके रास्ते पर मत जाइए, आप गंगा के दूसरे किनारे कच्चा रास्ता पकड़िए। हुमायूं ने बात नहीं मानी, और जैसे ही वो आगे चला, चौसा के निकट शेर शाह सामने तैयार था। शेर शाह ने उसको रोक लिया। लेकिन अब यहाँ हम तो बात पढ़ लेते, युद्ध हुआ। इस विसात को देखिए, शेर शाह हुमायूं से पहले पहुंच गया चौसा में, और उसने अपना कैंप एक ऊंची पहाड़ी पर लगाया। और जैसे ही हुमायूं आया, उसको अपना कैंप कहाँ लगाना पड़ा? नीचे खुले मैदान में। लेकिन शेर शाह बहुत होशियार और उधर एक बहुत पढ़ा लिखा बेवकूफ, वो फिर भी नहीं समझ पाया ये क्या कर रहा। शेर शाह ने संधि प्रस्ताव भेजा कि मैं तो आपसे लड़ना ही नहीं चाहता। उसने उसको संधि में उलझाए रखा। क्यों? वो देरी क्यों कर रहा था कि युद्ध तब करूं जब क्या आ जाए, यहाँ बाढ़ आ जाए। जब बाढ़ आ जाएगी, इसका खेमा बह जाएगा और ये हार जाएगा। संधि प्रस्ताव में हुमायूं को उलझाता रहा। वही जून का महीना आया और उसी महीने में बारिश हुई, गंगा में बाढ़ आई और हुमायूं का खेमा डूब गया। हुमायूं अपनी तोपों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था ही कर रहा था कि शेर शाह के सैनिक उस पर टूट पड़े। बिना लड़े ही काम खराब हो गया। हुमायूं लड़ता तो क्या, उसने अपनी जान बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी और तैरना भी नहीं आता था। समस्या हो गई, डूबने लगा। इसी तरह डूबते हुए एक चमड़े का काम करने वाले वेश्री ने, जिसका नाम था निजाम सक्का, अपने मश्क के ऊपर उसको बैठाया और उसकी जान बचाई। और हुमायूं ने उसको वायदा किया, मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। बादशाह बनाया भी सही, और उसने एक दिन में चमड़े के सिक्के चलाए थे। बहुत प्रसिद्ध नाम है निजाम सक्का, चमड़े का काम करने वाला वेश्री। यहाँ मैं शेर शाह के काम की दाद दूंगा जो हम कहीं नहीं पढ़ते। शेर शाह के हाथ हुमायूं की बहुत तोपें लगी, बहुत से सैनिक बंदी बनाए गए और बहुत सी स्त्रियां पकड़ी गई। जिन स्त्रियों को उसने बंदी बनाया था, उनको बाइज्जत उसने हुमायूं के दरबार में भेज दिया था। ये एक बहुत बड़ी चरित्रवान बात थी शेर शाह की। लेकिन शेर शाह ने इस युद्ध में उसे हराने के बाद, बाकी रंग बाद में भरेंगे, एक बार कहानी पढ़ते रहो। चौसा में हारा, राजधानी आ गया आगरा, लेकिन शेर शाह ने उसका पीछे ही आता रहा और कहाँ आकर रुक गया? कन्नौज। सिर पे बला खड़ी है और हुमायूं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए। आगरा आया, कुछ दिन तो बेखबर रहा और आखिरकार अपने भाइयों को बुलाया और उसने अस्करी, कामरान, हिंदाल तीनों से राय की, हमें क्या करना चाहिए। राय ये हुई, एक मामला गड़बड़ हो गया। कोई कहे नेतृत्व मैं करूंगा, कोई कहे नेतृत्व मैं करूंगा। नेतृत्व की लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि नेतृत्व की लड़ाई ये साबित कर रही थी, इस नेतृत्व के बाद जो विजेता होगा वो आगरा का अच्छा होगा। सब अपने अपने स्वार्थों को रो रहे थे और किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और तीनों भाई उसका साथ छोड़कर चले गए। हुमायूं बचा अकेला, और हुमायूं ने अकेले ही उसका सामना किया 1540 में
कन्नौज की लड़ाई में, और इस लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने न केवल पराजित कर दिया बल्कि आगरा से उसको भगा दिया और दिल्ली में भी उसको पैर रखने नहीं दिया। और अब दिल्ली किसकी हो गई? शेर फरीद से शेर खां और शेर खां से शेर शाह सूरी। और अब जब वो शासक बना दिल्ली का तो किस नाम से गद्दी पर बैठा? शेर शाह सूरी। अभी मैंने इसमें बहुत कुछ अलग किया, ये तो एक घटना सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ी हुई। अभी तो राजस्थान लौटा ही नहीं मैं, राजस्थान की घटनाएं तो अभी बाकी हैं। अब उन घटनाओं को ला रहा हूं यहाँ। अभी हुमायूं को एक बार भटकने दो हिंदुस्तान में, फिर बात करते हैं। इन्हीं दिनों में एक घटना घटी जो इसके बीच में है, यहाँ याद रखना। देखो राजा कब बना था हुमायूं, अब उस चैप्टर को छोड़ दो, जो हमने इधर बात पढ़ी उसे छोड़ दो, अब नई बात करो। हुमायूं गद्दी पर बैठा, और बाबर गद्दी पर जब बैठा था तो उसने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। राणा सांगा मर गया। राणा सांगा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा रतन सिंह सेकंड, निसंतान, वो भी मर गया। और अब गद्दी पर दो बच्चे थे छोटे, और राणा की विधवा कर्णवती। एक सवाल का जवाब आपसे मांगूंगा, राणा मरा था, जौहर क्यों नहीं हुआ? कर्णवती मरी क्यों नहीं? उत्तर तो बिल्कुल ही आसान ये बात है। दुर्ग में हो ना हो, युद्ध में तो वो मरा ही नहीं, वो तो बाद में जहर दे के मरा है। केसरिया नहीं हुआ, इसलिए रानी कर्णवती नहीं मरी। दो छोटे छोटे बच्चे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह अभी छोटे थे, पर रानी ने, कर्णवती ने विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठाया। वो बड़ा था। लेकिन इन्हीं दिनों में एक और व्यक्ति जो उनकी अयोग्यता का लाभ उठाकर, विक्रमादित्य के बारे में बात आती है, वो अयोग्य था, विलासी था, बचपन में उसको शराब के शौक लग गए और वो राज्य से बेखबर हो गया। और इसका लाभ एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया जो दासी का बेटा था। और अब ये दासी बेटा कौन? अगर राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो, अजमेर में एक दुर्ग बना हुआ है, गढ़ बीठली दुर्ग, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी बिशप हेबर ने कहा है। और उसके साथ साथ एक बात याद रहे, उस दुर्ग का एक नाम है तारागढ़ का दुर्ग। और तारागढ़ का दुर्ग नाम किसने रखा? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार भी मेवाड़ में कहते थे। उसी की पत्नी थी तारा। रूठी रानी उमा दे की छतरी भी वहां है। रूठी रानी उमा दे कौन? मालदेव की बीवी, राव लूणकरण की बेटी। पहले ही दिन विवाह के नाराज हो गई मालदेव से और अपनी राजधानी लौट गई और जीवन भर वापस नहीं आई, इसीलिए उसी रूठी रानी कहते हैं। एक बार राजीनामा होने की घटना घटी थी, मालदेव की बाकी रानियों ने ये होने नहीं दिया और एक आशा बारेठ नाम के व्यक्ति को भेजा वहां, और उसने जाकर दो लाइनें रूठी रानी को कही कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो ये गयंद ना बंद ही, एक है खंबे ठान। कि अगर मान बचाना चाहते हो तो अपने पिया को तज दो, और अगर पिया बचाना चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़ दो। एक खूंटे के साथ दो गायें कभी भी नहीं बांधी जाती। और वो नहीं आई। लेकिन उसने अपने जीवन का अंतिम समय तारागढ़ में बिताया, वहीं मरी। और उसी पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी पुतल दे, उसका बेटा था बनवीर। ये कहानी हम पढ़ के आए हैं पन्नाधाय की। बनवीर ने एक दिन सोते हुए विक्रमादित्य को मार दिया और वो आगे बढ़कर किसे मारने चला? उदय सिंह को। और उदय सिंह को मारने चला और वहां एक देशभक्ति का परिचय दिया पन्नाधाय ने, और उसने अपने बेटे चंदन को वहां सुलाया और उदय सिंह को एक नाई कीरत बारी जिसे आप कहते हैं उसकी मदद से कुंभलगढ़ पहुंचाया। उसने आशा शान ने उसकी सुरक्षा करी एक व्यक्ति ने, और वो वहां छुप गया और इधर गड़बड़ हो गई। रानी बची अकेली कर्णवती। और इसी दौर में जब ये घटनाक्रम चल रहा था, जब विक्रमादित्य गद्दी पर था और बनवीर गद्दी को पाने के लिए ललायित था, इन्हीं दिनों में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कर दिया आक्रमण। अब सामान्य बात है, आप समझ जाओगे, जब अव्यवस्था फैलती है तो दुश्मन लोग फायदा उठाते हैं। फायदा उठाने की स्थिति में हुमायूं तो था नहीं, वो तो अपने जीवन में खुद उलझा हुआ था। किस अभियानों में बंगाल की ओर लटक रहा था वो तो, किससे लड़ने के लिए? शेर शाह से। और इधर पीछे की राजनीति, इस उसकी अनुपस्थिति का लाभ हुमायूं की कौन उठाना चाहता था? गुजरात का बहादुर शाह। याद रहे बहादुर शाह के साथ हुमायूं की दुश्मनी क्यों थी? एक नाम बहुत पीछे रह गया, आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा। उसको शरण दी थी उसने बहादुर शाह ने, इसलिए हुमायूं उससे नाराज था। लेकिन हुमायूं उसके खिलाफ अभियान करता, उससे पहले हुमायूं व्यस्त हो गया शेर शाह के साथ। गड़बड़ क्या हुई? बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया किस पर? 1533 में मेवाड़ पर। और इस बार तो रानी कर्णवती ने बहुत सारा पैसा देकर उसको लौटा दिया, चुपचाप अपनी जान बचाई। एक साल बाद वो फिर आ गया 1534 में। अब जब आया
तब रानी कर्णवती के पास कोई चारा नहीं था, तब उसके दोनों बेटे जीवित थे, दोनों को भेज दिया हाड़ा बूंदी, और खुद ने बाघ सिंह, रावल बाघ सिंह को किले की जिम्मेदारी दी। और इस समय उसने चिट्ठी लिखी उस शासक को, उसका नाम था हुमायूं। अब यही पढ़ते हैं ना, कर्णवती ने हुमायूं को चिट्ठी लिखी थी और हुमायूं मदद के लिए निकल भी पड़ा था। सारंगपुर के पास पहुंचा कि बहादुर शाह का संदेश उसको मिला कि क्या एक काफिर के विरुद्ध एक मुस्लिम का वध करेगा। तो हुमायूं बस ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा बुद्धिमान था, उसने उसकी मदद करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह था, अगर हुमायूं उनकी मदद करता तो उसको क्या फायदा होता। इसी पे चर्चा करूंगा आज की क्लास के, वो बहुत जरूरी है। देखो, इस समय एक बात तो तय थी, बहादुर शाह बहुत ही महत्वाकांक्षी होता जा रहा था और वो दिल्ली पर अधिकार करने की फिराक में था, और निश्चित ही एक बार वो मेवाड़ को जीत लेता तो उसका अगला निशाना कौन होने वाला था? दिल्ली, या यूं कहूं हुमायूं। हुमायूं इस परिस्थिति को अगर भांप लेता तो फायदे में रहता, मेवाड़ की मदद करता, तो जब फिर बहादुर शाह उसके खिलाफ लड़ता या शेरशाह उसके खिलाफ लड़ता तो मेवाड़ उसके साथ खड़ा होता। ये अवसर उसने खोया। अवसर दिया था रानी कर्णवती ने, उसने नहीं लिया। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह मेवाड़ के युद्ध से फ्री हुआ, उसने किस पर आक्रमण कर दिया? हुमायूं पर, 1535 में। लेकिन एक बात अच्छी है, हुमायूं ने बहादुर शाह को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, ये बात तो जमती है। उसने 2 युद्ध लड़े थे वहां, एक तो चंपानेर का युद्ध तो बहुत ही प्रसिद्ध है, 1537 में बहादुर शाह को हरा दिया। लेकिन एक बात अब कहूंगा, हुमायूं की गुजरात और मालवा की विजय इतनी सस्ती थी, इतनी आसानी से उसको मिल गई थी कि वो आज तक किसी को ऐसी गुजरात विजय नहीं मिली थी, और गुजरात में कदम रखने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। लेकिन जितनी सस्ती विजय मिली थी, उतनी आसानी से उस विजय का श्रेय भी खो दिया गया। हुमायूं गुजरात चला गया, अपने भाई को वहां का सूबेदार बनाया, अस्करी को, और खुद लौटकर दिल्ली आकर रंगरलियों में व्यस्त हो गया, और अस्करी ने अपने आप को वहां पर स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जैसे ही अस्करी ने अपने आप को वहां स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, वहां की जनता ने अस्करी को स्वीकार नहीं किया और अस्करी को उन्होंने वहां से भगा दिया। अस्करी निकलकर चला गया अपने कंधार, और गुजरात हुमायूं के हाथ से निकल गया। लेकिन इसी समय 1537 में बहादुर शाह की मौत हो गई, इसलिए एक अव्यवस्था वहां फैल गई। लेकिन इस अवसर का लाभ हुमायूं उठाने में समर्थ नहीं रहा। आगे की बात अपन कल करेंगे। हुमायूं ने आगे क्या किया, भटके हुए जीवन को भी पढ़ेंगे अपने। हिंदुस्तान में भटका, मालदेव ने उसे बुलाया, फिर वो सिंध की पहाड़ियों में गया, फिर ईरान चला गया, शाह तहमास्प ने उसे मदद दी, फिर कैसे माछीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद के युद्ध में उसको हिंदुस्तान की गद्दी वापस मिली, और फिर कैसे अल्लाह अकबर का कहाँ जन्म होता है, कहाँ उसकी पत्नी हमीदा बानू का उससे विवाह होता है, और कैसे 5 साल के अकबर को दीवार के ऊपर टांग देता है कामरान चलती तोपों के आगे, और फिर भी वो बच्चा बच जाता है, उसके कोई भी गोला बारूद छू कर भी नहीं निकलता। इसीलिए बहादुर बहुत था और भाग्यशाली भी बहुत था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।